महंगे हुए तो बड़ी राहत मिली है। बजट 2023 से इस वक्त की बड़ी खबर। और बजट में नौकरी। निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा, इस बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गए। 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। सीतारमण ने कहा कि अमृतकाल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत पब्लिक फाइनेंस और एक मजबूत फाइनेंस सेक्टर के साथ साथ एक टेक्नोलॉजी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। सबका साथ सबका प्रयास के माध्यम से इस जन भागीदारी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। करीब 1.5 घंटे लंबे इस बजट स्पीच में वित्त मंत्री ने बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट के 7 लक्ष्य हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में रक्षा बजट में इजाफा किया है। सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 5.25 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थी। 9 लाख तक इनकम टैक्स पर 45,000 रुपए टैक्स लगेगा। 15 लाख तक इनकम टैक्स पर 1,87,000 रुपए की बजाय 1,05,000 रुपए का टैक्स लगेगा। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 रुपए, वहीं नई टैक्स रिजीम में मैक्सिमम टैक्स 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। इधर अब नई टैक्स व्यवस्था ही बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स भरते वक्त आपके सामने आएगी। हालांकि आयकर दाता को यह छूट होगी कि वो पुरानी टैक्स व्यवस्था भी चुन सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था में आप 80C के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं ले पाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे का कायाकल्प करने के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कई नई रेलें चलाई जाएंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में रेलवे के लिए बड़ा ऐलान किया। रेलवे के लिए इस बार 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। यह 2013-14 बजट से करीब 9 गुना ज्यादा है। यह रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय है। बजट घोषणाओं के अनुसार खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे, वहीं कुछ मोबाइल फोन कैमरे के लेंस भी सस्ते होंगे। वहीं दूसरी तरफ विदेशों से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी, सिगरेट महंगी होगी, देशी किचन चिमनी भी महंगी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को नवीनीकृत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज और 1 साल के लिए बढ़ाया। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे उद्योगों को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी ताकि छोटे उद्योग आगे बढ़ सके। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। एमएसएमई के लिए संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जाएगी। एमएसएमई क्षेत्र को टैक्स में राहत दी जाएगी। इस साल के बजट में 5% से कम नकदी वाले एमएसएमई को छूट दी जाएगी। एमएसएमई को 3.7 लाख की राहत दी जाएगी। देश में महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख रुपए की जाएगी। गरीबों को अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना दी जाएगी। इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा। वहीं पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया है। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। ये योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय की भी घोषणा की। आइए चलते हैं, जानते हैं डिजिटल लाइब्रेरी क्या है और ये कैसे छात्रों को फायदा पहुंचाएगी, इसकी डिटेल भी दी जाएगी। इस साल वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी। आगामी 3 सालों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। बता दें कि अब तक देश भर में कुल 689 EMRS मंजूर किए जा चुके हैं और इनमें से 394 काम भी कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेंस सरचार्ज दर में बदलाव किया जाएगा। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% किए गए, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई। महिला सम्मान बचत पत्र को शुरू किया जाएगा। ये 2 साल के लिए मिलेगा। ये मार्च 2025 तक के लिए होगा। 2 साल तक 2 लाख रुपए जमा करा सकेंगी महिलाएं। 7.5% का ब्याज देने की भी घोषणा सरकार की ओर से की गई। कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं आरंभ की जाएंगी। गिफ्ट शेयरों पर खास ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर बनाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम बचत सीमा 15 लाख से 30 लाख रुपए की जाएगी। इस साल का वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहा। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रखा गया। इस साल राजस्व घाटा 6.4% रहा। लैब निर्मित हीरे के सीड्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई। रबर में भी ड्यूटी कम की गई है। वित्त मंत्री ने बजट की घोषणा करते हुए कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। नगरपालिका बांडों के लिए साख बढ़ाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्त पोषण ढांचे को बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी। बजट में सरकार ने पीएम आवास योजना का आवंटन 66% बढ़ाकर 89,000 करोड़ किया है। सीतारमण ने कहा, हम लोगों को रहने के तेजी से घर आवंटित करेंगे। वित्त मंत्री ने 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों को स्थापित करने की घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 सालों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। पीएम विश्वकर्म कौशल सम्मान परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावना है।
पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनेंगे। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा आज बजट में की। वित्त मंत्री ने क्रूड ग्लिसरीन पर लगे कस्टम ड्यूटी को 7.5% से घटाकर 2.5% कर दिया है। और वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात पर जोर देने की बात कही। नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा, जो पहले के मुकाबले सरल होगा, आसानी से टैक्स भरवाया जा सकेगा। इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा। कॉर्पोरेशन सेक्टर में 31 मार्च 2024 तक काम शुरू करने वाली नई कंपनियों को 15% की छूट दी जाएगी। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए जरूरी राहत दी जाएगी। केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एम्बुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए आम बजट पर सत्ताधारी और विपक्ष के कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। सत्ताधारी नेताओं ने बजट को बेहतर बताया तो विपक्ष ने हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार का बजट जनता का भाजपा पर लगातार गिरते विश्वास का सबूत है। ये केवल चुनाव को ध्यान रखकर बनाया गया बजट है, देश को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया। इस बजट में भयंकर बेरोजगारी का हल ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई, सबको कुछ न कुछ दिया गया है। 1.5 घंटे तक हमने बजट सुना, अब हम इस पर बात करेंगे जब मौका आएगा। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पुनरावृत्ति है। टैक्स में किसी भी तरह की कटौती का स्वागत है। लोगों के हाथ में पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि आम आदमी के लिए बजट बहुत अच्छा है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। मध्यम वर्ग को इस बजट से बहुत राहत मिलेगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि इतना अच्छा बजट पेश किया गया है। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा ये इस साल का हितकारी बजट है, ये सर्वव्यापी बजट साबित होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा बजट में कुछ चीजें अच्छी थी, मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है? बेरोजगारी महंगाई की बात भी नहीं की गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मुझे लगता है अमृतकाल में हमारा रोड मैप है। हम दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था को 10वें में से 5वें स्थान पर ले आए। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि पिछले बजट को आधार लेकर आगे बढ़ने की कोशिशें की गई। इसके अंदर अगले 25 सालों के लिए भारत कैसे आगे बढ़े उसकी नींव रखी गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस बजट से महिला का सम्मान बढ़ा। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा से जिला स्तर पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे इसका उल्लेख किया गया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, इसका प्रतिबिंब आज के बजट में दिखता है। केंद्रीय बजट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा बजट में केवल मीडिया में हेडलाइन बनाने वाले जुमलों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सतीश पूनिया ने कहा कि बजट में युवाओं का खास ख्याल रखा गया और बजट में गरीबों की उम्मीद को पूरा किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट बहुत क्रांतिकारी है। इस समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला है। विशेषकर मध्यम वर्ग को आयकर में राहत दी गई। जो टैक्स स्लैब बनाया गया है वो राहत देने वाला है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मैंने वित्त मंत्री को कई बार कहा कि जब भी बजट बनाए तो अनुच्छेद 39 को देखिए। संविधान से आंखें मूंद कर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। रोजगार के लिए आपने गोल गोल बातें की। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात नहीं की गई। रेलवे को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया। आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया गया। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा यह बजट वही है जो पिछले 8-9 सालों से आ रहा है। टैक्स बढ़ाए गए, कल्याणकारी योजना और सब्सिडी पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। कुछ सांठगांठ वाले पूंजीपतियों और बड़े कारोबारियों के लिए टैक्स वसूला जा रहा है।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं है, उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं थी। शिक्षा बजट घटाकर 2.64% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.2 से 1.98 करना हानिकारक है। बजट 2023 पर मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि देश में पहले की तरह पिछले 9 सालों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, किंतु वे सब बेमानी हैं। जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर कहा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर सब जनता को पहले कुछ न कुछ दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। बजट पर आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा, मोदी जी 50 नए एयरपोर्ट बनाएंगे, देंगे किसको। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बेहद जरूरी है। सड़क, रेल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती से जुड़े महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया निवेश मील का पत्थर साबित होगा। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह बजट पीएम मोदी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्नशाली, समृद्धशाली और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा कि ये एक प्रगतिशील बजट है जो सभी कसौटियों पर खरा उतरता है। इससे भारत के डेवलपमेंट मिशन को ताकत मिलेगी। यह बजट सबके लिए एक बजट है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट सर्वजन हिताय बजट है। जो लोग विकास में पिछड़े हैं, छोटे उद्योग, किसान, युवा, मिडिल क्लास को मद्देनजर रखते हुए बजट बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा, मैं आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट का स्वागत करता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, अमृतकाल का पहला बजट पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाता है। यह बजट हमारी स्थिर अर्थव्यवस्था, युवा भारत की शक्ति और बहुसांस्कृतिक कार्य नैतिकता को दर्शाता है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बजट देश की वास्तविक भावना को संबोधित नहीं कर रहा, जो कि बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि है। इसमें केवल फैंसी घोषणाएं हैं जो पहले भी की गई हैं। पीएम किसान योजना से सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा हुआ, किसानों को नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, केंद्रीय बजट पूरी तरीके से अवसरवादी और जनविरोधी है। गरीब वंचित रहेंगे, जबकि इस बजट से केवल एक वर्ग के लोगों को लाभ होगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, मूल्य वृद्धि, महंगाई, बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं, गरीबों को सिर्फ लफाजी मिली है। बजट का फायदा बड़े उद्योगपतियों को होता है। महंगाई और मूल्य वृद्धि को देखते हुए 7 लाख रुपए तक की कर छूट नगण्य है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं दिया गया। केंद्रीय बजट को लेकर सांसद सीपी जोशी का बयान सामने आया। सीपी जोशी ने कहा कि हम अमृतकाल के इस बजट का स्वागत करते हैं। यह बजट समग्र, समावेशी और हर वर्ग को छूने वाला है। केंद्र के बजट पर प्रतिक्रिया सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भी दी। उन्होंने कहा, देश के विकास के लिए बहुत ही अच्छा बजट। किसानों और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा। किसान सम्मान निधि का बजट भी बढ़ाया गया। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को बेहद शानदार बजट बताया। बजट 2023 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। मूर्तिकार, शिल्पकार, ये सभी देश के लिए मेहनत करते हैं। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना को लेकर आया है। उन्होंने आगे कहा, गांव में रहने वाली महिलाओं से लेकर शहरी महिलाओं के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए। ऐसे अनेक कदमों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत में बड़ी जगह अपने लिए ले चुके हैं। इन्हें संबल देने के लिए नई पहल बजट पे की गई है। महिलाओं के लिए एक विशेष बजट योजना भी शुरू की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, भारत सरकार ने सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। सबसे बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए अब हमें डिजिटल पेमेंट की सफलता के लिए कृषि सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजनाएं लेकर आए। उन्होंने आगे कहा, हम मोटा अनाज के लिए बड़ी योजना लेकर आए हैं। जब ये घर घर पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत के किसानों को होना है। इसलिए बजट में इसके लिए श्री अन्न की बड़ी योजना बनाई गई है।
इससे हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं उन्हें फायदा मिलेगा। पीएम ने कहा, बजट में हमने तकनीक और न्यू इकोनॉमी पर बहुत बल दिया है। डिजिटल भारत आज रेल, मेट्रो, वाटरवेज आदि जगहों पर 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में युवाओं के लिए रोजगार देंगे और एक बड़े वर्ग के लिए लाभकारी साबित होगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। पीएम ने कहा, वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व निवेश होगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगा। मोदी सरकार के साल के बजट की अर्थशास्त्रियों ने सराहना की। अर्थशास्त्रियों ने इसे एक प्रोग्रेसिव बजट बताया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।